हेलो दोस्तों, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ ए सैनी। आज इस लेक्चर में जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है और इसका नाम है एज डिसलोकेशन एंड बर्जर वेक्टर। देखिए, मटेरियल साइंस में इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इनफैक्ट जितना आप इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हो शायद उतना ही आप उलझते भी चले जाते हो या यूजुअली आपको वो रस नहीं मिल पाता, वो इंटरेस्ट इसमें नहीं मिल पाता जिससे आप इसको एक्सप्लोर कर सको, इसको समझ सको। लेकिन मैं एक बात आपको पहले सीधे से बता देता हूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसको जाने बिना आप बहुत सी चीज़ों को जानने की सोच भी नहीं सकते। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यील्ड पॉइंट फिनोमिना, जो कि बहुत ज़बरदस्त फिनोमिना है। आपके पास अपर यील्ड पॉइंट आता है, लोअर यील्ड पॉइंट आता है जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करते हो किसी एक मटेरियल के लिए, जैसे कि माइल्ड स्टील हुआ, तो वहां पे आपके पास यील्ड पॉइंट फिनोमिना अपीयर होता है। दैट मींस यू गेट अपर यील्ड पॉइंट, यू गेट लोअर यील्ड पॉइंट। तो ऐसा क्यों आता है, ये सब चीजें क्यों होती हैं, वो सब भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। उनकी जड़ में ये मटेरियल साइंस का लेक्चर ही काम करेगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज, ये कोई एंटरटेनमेंट क्लिप नहीं है जिसको आप बीच बीच में से स्किप करके देखो। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, जरूर देखिए, तभी आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। सो वीडियो का एक एक सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। जो मैं आपसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं शायद आपको इजीली समझ में अब तक नहीं आया होगा, बट आई प्रॉमिस कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू गेट ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स बिहाइंड एज डिसलोकेशन एंड बर्जर वेक्टर। और एक बार ये चीज आपको समझ में आ गई तो आने वाले मेरे सक्सीडिंग लेक्चर्स जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूं मटेरियल साइंस से जुड़े हुए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्रूशियल होंगे और वो एक के साथ एक कड़ी में जुड़े होंगे। एक समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा तो तीसरा समझ में आएगा, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ, और इतने आसानी से, इतने आराम से समझ में आ जाएगा कि जो भारी भरकम चीजें दिखती थी, वो बहुत बोरिंग चीजें दिखती थी, उनमें आपको इंटरेस्ट जग जाएगा, उनमें आपका एक साइंटिफिक माइंड बन जाएगा, रिसर्च माइंड बन जाएगा। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दीज फंडामेंटल्स। सो आइए, समय को हम वेस्ट नहीं करते, हम शुरू करते हैं एज डिसलोकेशन एंड बर्जर वेक्टर। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मटेरियल का, जैसे मेरे पास सपोज एक स्टील का ही पार्ट है, तो उसका मैंने एक कंपोनेंट तैयार कर लिया, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तैयार कर लिया। ये कुछ ऐसा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आपको नजर आ रहा है। इसका एक फेस पीछे वाला ये रहा और आगे वाला फेस ये रहा। तो आगे वाले फेस को मैंने नाम दिया है 1 2 3 4। ये इधर के फर्स्ट फेस को जो आप देख पा रहे हो, ये 1 2 3 4 फेस है, और इसके बिल्कुल ठीक पीछे का जो फेस है उसको हमने फिक्स कर दिया है, रिजिडली फिक्स कर दिया है। देखिए, जो रेड लाइंस यहां पे शो हो रही हैं, इसका मतलब है पीछे से वो पार्ट फिक्स है। जैसे ये डस्टर है तो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है फ्रंट से, पीछे वाला जो है वो मैंने दीवार के साथ ऐसे मान लीजिए फिक्स कर दिया। अब ये मूव नहीं कर सकता, तो ये फिक्सिंग है, रिजिडली इसको हमने फिक्स कर दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एज डिसलोकेशन को समझाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मैं क्या करता हूं, इसका ये जो फेस 1 2 3 4 आपको नजर आ रहा है, इस फेस को दो हिस्सों में मैं बांट रहा हूं, दो हिस्सों में, तोड़ नहीं रहा हूं फिजिकली, लेकिन सिर्फ मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि इसके दो हिस्से हैं, दो इक्वल पार्ट्स हैं, आधा हिस्सा ये वाला ऊपर वाला, आधा हिस्सा नीचे वाला, तो दो इसके हिस्से हैं, 50% ये 50% ये इन सरफेस एरिया। तो ये वाला जो टॉप 50% सरफेस एरिया है, ये वाला, इसके ऊपर फोकस करिए। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाला जो 50% सरफेस एरिया है इसके ऊपर मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं, यूनिफॉर्म मैकेनिकल लोड अप्लाई करिए इस ऊपर वाले सरफेस के ऊपर। दिस इज मैकेनिकल लोड यूनिफॉर्मली अप्लाइड ओवर 50% सरफेस एरिया। ध्यान दीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 50% सरफेस एरिया के ऊपर आपने लोड अप्लाई किया, और इस केस में मैंने ऊपर वाले 50% पे अप्लाई किया, नीचे वाले 50% पे अप्लाई नहीं किया। तो अब सुनिए जरा ध्यान से, जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस भी पैदा हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रेन भी पैदा हो रही है, डिफॉर्मेशंस की वजह से स्ट्रेस भी पैदा हो रही है, स्ट्रेन भी पैदा हो रही है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते चले जा रहे हो तो वो लोड इलास्टिक लिमिट तक पहुंचता है। अगर आप अभी भी नहीं माने, लोड लगाते चले जा रहे हो तो लोड क्रॉस कर जाता है इलास्टिक रीजन को और पहुंच जाता है प्लास्टिक रीजन में। सो जहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा
जानना चाहते हो तो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उसमें एक बार गो थ्रू जरूर होइए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। और जिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की मैं बात कर रहा हूं इलास्टिक मटेरियल के लिए, ये भी इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी जरूर देखिए। दोनों के ही लिंक्स, जी हां, दोनों के ही लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जरूर उसको एक बार देखिए। ओके, कम टू द पॉइंट। तो हमने 50% के ऊपर लोड लगाया और वो लोड अब मैं प्लास्टिक रीजन में लगा रहा हूं, मींस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया है लोड। तो तब क्या होता है, जब आपका लोड इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया उस टाइम पे पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। जी हां, पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज की लैटिस स्ट्रक्चर में चलते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसके एटम्स। आफ्टर ऑल ये एटम से बना है, ग्रेन से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, पार्टिकल से बना है, आप जो बोलना चाहो बोल दीजिए। लेकिन वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स, वो ग्रेन्स, वो आपस में बंधे हुए हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से, जिससे वो मटेरियल एक रिजिड बॉडी की तरह, सॉलिड बॉडी की तरह आपको नजर आ रहा है। तो उसको समझने के लिए, अंदर के सारे खेल को समझने के लिए इसकी लैटिस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हमें एंटर करना पड़ेगा। आइए उसको हमने यहां पे बनाया, देखिए ये चीज। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है इसकी लैटिस स्ट्रक्चर को यहां पे मैंने बनाने की कोशिश की है। ये जैसे लेफ्ट फेस इसका हमने रिजिडली फिक्स किया हुआ था, तो ये लेफ्ट फेस है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। और राइट फेस ये वाला 1 2 3 4, ये इधर से अगर आप वॉच करोगे तो ये आपका राइट फेस है, राइट फेस है जहां के ऊपर आप लोड लगा रहे हो, लेकिन कितने एरिया पे, 50% सरफेस एरिया पे। दैट मींस इतने एरिया पे आप लोड लगा रहे हो, ऊपर वाले एरिया पे, नीचे का 50% जो है उसके ऊपर आपने लोड नहीं लगाया। और ये एटम्स हैं, ये वही एटम्स हैं जो ब्लैक लाइंस में बीच की शो कर रहा हूं। ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए ये बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, एटम्स के बीच में बॉन्ड्स हैं। ये ऐसे भी होंगे, हॉरिजॉन्टली भी होंगे, लेकिन समझने के लिए अभी मैंने कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए वो नहीं शो किए, मैंने सिर्फ ये वाले बॉन्ड शो किए हैं। ठीक है, अब आप आइए, अब हमने इसके ऊपर लोड लगाया और जो लोड लगाया है वो प्लास्टिक रीजन में चला गया, इलास्टिक लिमिट को वो क्रॉस कर चुका है लोड। जी हां, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तब क्या होगा उस केस में, जब आप यहां पे लोड लगा रहे हो टॉप 50% के ऊपर, तो देखिए जैसे जैसे लोड लगता चला जा रहा है, होता क्या है, जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू होता है, बॉन्ड्स स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस भी आती हैं, स्ट्रेन्स भी आता है, सब कुछ आता है। तो बॉन्ड स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, बॉन्ड्स के ऊपर स्ट्रेचिंग आती है। जैसे मान लीजिए यही बॉन्ड, आप एक पर्टिकुलर बॉन्ड को देखिए तो बॉन्ड ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप लोड को एक लिमिट से ज्यादा ले जाते हो, दैट मींस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा ले जाते हो और प्लास्टिक रीजन में चले जाते हो, तो उसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। क्योंकि आपने लोड ऐसे लगाया है, इस तरफ लगाया है, तो ये जो है इसकी टेंडेंसी अंदर की तरफ चली जाएगी, मटेरियल की अंदर की तरफ टेंडेंसी जाएगी और ये वाले बॉन्ड पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और उससे ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब आप प्लास्टिक रीजन में चले गए तो ये बॉन्ड यहां से टूट गया है, हम ये मान लेते हैं बॉन्ड टूट गया और ये थोड़ा सा आगे जा चुका है, तो उसकी वजह से ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, तो बॉन्ड यहां पे ऐसे बन गया। देखिए ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, अब ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अगर हम इसको यहां पे देखना चाहें तो देखिए इस तरह से एक मूवमेंट आपको नजर आएगी, 50% सरफेस एरिया की मूवमेंट, जो कि टॉप 50% एरिया है, वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ डिस्प्लेस होंगे, अंदर की तरफ मूव होंगे। ये एक माइक्रो फिनोमिना है जो आपको नजर आया है, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया कि इतनी डिस्प्लेसमेंट आपको मान लीजिए मिली है, इतनी डिफॉर्मेशन मिली है। ये अगर यूनिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिए, अगर ये यूनिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, पर यूनिट आप ले लेते हो सिर्फ 1 यूनिट ओनली, इफ दिस इज यूनिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन then this is known as Berger vector. So ध्यान दीजिए, if this is suppose x, this point is now y, then you get xy as Berger vector if it is unit plastic deformation. यही Berger vector है, unit plastic deformation known as Berger vector. तो यहां एक बात आप ध्यान दीजिए, इन एज डिसलोकेशन, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये एज डिसलोकेशन की कर रहा हूं, और एज डिसलोकेशन में
यूनिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये जो एक्स वाई आपको मिली है, ये किस डायरेक्शन में मिली है? ये मिली है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में लोड लगा था उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट है, इसलिए बर्जर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। याद रखिए, बर्जर वेक्टर में इस एज डिसलोकेशन की बात कर रहा हूं, बर्जर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। एंड व्हाट इज बर्जर वेक्टर? बर्जर वेक्टर इज यूनिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। उससे हुआ क्या? ये बॉन्ड टूट गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो क्या ये यहीं पे रुक गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि ये यहीं पे रुक गया। आपने लोड अच्छा खासा लगाया था, उस वजह से ये जो इफेक्ट है ये अंदर तक ट्रांसमिट होगा, मटेरियल के अंदर तक जाएगा, ये प्रभाव अंदर तक मूव करेगा, प्रोपागेट करेगा मटेरियल के अंदर। तो क्या होगा? ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, वो प्रभाव आगे की तरफ ट्रांसमिट होता चला गया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि ये टूट चुका है, ये बॉन्ड भी टूट गया और ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। ऐसे ही आगे ये बॉन्ड भी टूट गया और ये इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये प्रभाव जो है, ये मूवमेंट है जो चलती रहती है, मटेरियल के अंदर तक घुस जाती है, अंदर तक ट्रांसमिट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। तो ये है मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस, जिसकी डायरेक्शन ये रही, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। तो इस तरह से मटेरियल के अंदर लोड लगने से डिसलोकेशंस मूव करना शुरू कर चुकी हैं। ये रही वो डायरेक्शन, और ये एक दूरी तक जाएंगी, ये अंदर तक जाएंगी मटेरियल के अंदर। कहां जाके रुकेगी हम नहीं जानते, ये डिपेंड करती है दो बातों पे। नंबर 1, कितना लोड आपने लगाया। अगर लोड बहुत ज्यादा लगाया तो ये बहुत दूर तक जाएगी, फिर जाके रुकेगी। नंबर 2, अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है तब भी ये बहुत दूर तक जाएगी। अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये कम दूरी तक जाएगी। तो जहां तक ये जाएगी, आगे बढ़ती जा रही है, वो उसका जोर, उसका दम कम होता चला जा रहा है। एक जगह आके वो रुकेगी, और वो रुकने वाली स्टेज क्या होगी? वो रुकने वाली स्टेज कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए ये भी बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट चुका है और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट वो प्रभाव जो है, वो जो इफेक्ट चला हुआ आ रहा था ट्रांसमिट होता हुआ, वो अब धीरे धीरे कम हो गया, और यहां आके उसने ये बॉन्ड तो तोड़ दिया, ये बॉन्ड तो टूट चुका है, लेकिन आगे ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। बस वहां पे जाके वो चीज रुक गई। अगर ये यहां पे फिर से कनेक्ट हो जाता तो डिसलोकेशन यहां तक पहुंच जाती और फिर आगे जाके रुकती कहीं जाके। लेकिन जहां पे भी रुकेगी वहां हुआ क्या है? पिछला बॉन्ड टूट चुका है, नया बॉन्ड बन नहीं पाया। जी हाँ, उसकी रुकने की स्टेज क्या है? पिछला बॉन्ड तो टूट गया, इतना उसमें दम था कि पिछला तोड़ दिया, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था कि आगे वो कनेक्ट हो पाए, इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाई। तो वहां जाके ये चीज रुक गई। कौन रुक गया? डिसलोकेशंस रुक गई, क्योंकि डिसलोकेशंस ही चली आ रही थी। तो ध्यान दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जहां जाकर ये डिसलोकेशंस रुक रही हैं, जहां जाकर ये डिसलोकेशंस रुक रही हैं, उसके पीछे आप कह सकते हो कि रीजन स्लिप हुआ है, स्लिप। और उसके बाकी का जो रीजन है, पीछे का जो रीजन है, बचा हुआ रीजन, वो अनस्लिप्ड रीजन है। तो यहां से इधर वाला जो रीजन है वो सारा स्लिप्ड रीजन है, स्लिप्ड रीजन, स्लिप्ड रीजन। और जो इधर वाला रीजन है वो अभी बचा हुआ है, दैट इज अनस्लिप्ड रीजन, अनस्लिप्ड रीजन। लेकिन यहां हुआ क्या है? जहां पर जाकर आपकी डिसलोकेशंस रुकी हैं, वहां क्या हुआ? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, पूरा ध्यान आपका मुझे चाहिए। देखिए, इसको यहां पे समझिए आप। डिसलोकेशंस मूव करनी शुरू की इस डायरेक्शन में। हम इस तरह से इसको बना लेते हैं। मान लीजिए डिसलोकेशंस ऐसे चली थी और यहां जाकर रुक गई, यहां जाकर रुक गई। ये पॉइंट है सपोज ए, दिस इज पॉइंट ए, जहां पे वो रुक गई। अपने फिजिकल कंपोनेंट में हम इसको इस तरह से थोड़ा सा एक्सैजरेट कर सकते हैं। देखिए, तो यहां पे जाकर डिसलोकेशन रुकी थी, यही वो पार्ट है जहां पे डिसलोकेशन रुक गई है। और वहां पे हुआ क्या है? वहां पे आपके पास ये एटम्स आपको नजर आ रहे हैं,
और ये वाला जो एटम है वो नीचे से कनेक्ट नहीं रहा, ना तो वो नीचे से कनेक्ट रहा ना वो इधर कनेक्ट हुआ। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कुछ वैसे ही सिचुएशन बन गई। ये एटम्स बेचारे इनसे जुड़े हुए थे लेकिन वो बॉन्ड टूट गए और आगे इनसे वो नहीं जुड़ पाए जैसे पिछले वाले जुड़ पाए। तो क्या हुआ, ये एटम्स ऐसे ही बचे रह गए। अगर आप इसको इधर देखना चाहते हो, ये दोनों एटम्स ये रहे, ये और ये, और इनफैक्ट इसके पीछे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए ऐसे आपको एटम्स मिल जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और इनफैक्ट ये आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा, प्लेन, ये एक पूरा प्लेन जनरेट हो गया। देखिए ध्यान से, दिस इज होल प्लेन, पूरा एक प्लेन मिल गया। ये सिर्फ दो एटम्स की बात नहीं है, जो एक लाइन के एटम्स की बात नहीं है, ये एक प्लेन, एक सरफेस के ऊपर एटम्स हैं। डेप्थ में देखिए बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो पूरा का पूरा आपको एक प्लेन मिल गया जिसमें एटम्स नीचे कनेक्टेड नहीं रहे। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। दिस इज एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स। यही एज डिसलोकेशन है। सो एज डिसलोकेशन बेसिकली एक डिफेक्ट है मटेरियल्स में, एक डिफेक्ट है, सिर्फ एक डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मटेरियल डिफेक्ट्स हम पढ़ते हैं, मटेरियल इंप्योरिटीज पढ़ते हैं, तो ये भी एक डिफेक्ट ही है जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बचा रहता है। और वो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स कहां मिलेगा, जहां पर डिसलोकेशन जाके रुकी होंगी वहां पे आपको एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स मिल जाएगा। और इस एक्स्ट्रा हाफ का मतलब क्या है कि वो कनेक्टेड नहीं है, वो नीचे से वो जुड़ा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। और उसके एक तरफ स्लिप्ड रीजन है, दूसरी तरफ अनस्लिप्ड रीजन है। तो यही आपके पास एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। दिस इज पॉइंट ए। और अगर ये वाला पॉइंट को आप नाम देते हो बी, देन ए बी को आप कहोगे डिसलोकेशन लाइन। ये वाली जो लाइन है ए बी, डिसलोकेशन लाइन। इनफैक्ट ये अभी की पोजीशन है डिसलोकेशन की, जहां जाके डिसलोकेशन रुकी है, डिसलोकेशन लाइन। सो डिसलोकेशन लाइन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा हाफ प्लेन मिल रहा है, नंबर वन। डिसलोकेशन लाइन के एक तरफ स्लिप्ड रीजन है, दूसरी तरफ अनस्लिप्ड रीजन है, नंबर टू। नंबर थ्री, जो बर्जर वेक्टर है एक्स वाई, दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, XY is perpendicular to AB. That means XY is perpendicular to dislocation line. Berger vector is perpendicular to dislocation line. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, मैं एज डिसलोकेशन की चर्चा कर रहा हूं, याद रखिए इस पॉइंट को। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज डिसलोकेशन में डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, और बर्जर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड है। और मिलता क्या है डिसलोकेशन लाइन के ऊपर, आपको एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स मिलता है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स। तो ये कहानी थी एज डिसलोकेशन की, जो मैंने बड़े ही थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो मैंने कंक्लूजन्स आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं कि इनको अगर आपने नहीं समझा तो फिर आगे की कहानी आप नहीं समझ सकते। जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसमें आपके पास यील्ड पॉइंट फिनोमिना आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप जानना चाहते हो तो उसके पीछे की कहानी यहीं से शुरू होती है, यही है उसकी जड़। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको यील्ड पॉइंट फिनोमिना एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी रीजनिंग आपको यूजुअली मिलती नहीं है, ना आप समझ पाते हो कि उसकी वजह क्या है। वो सारी थियरीज मैं इससे रिलेट करके आपको समझाऊंगा। तो आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और नेक्स्ट अपलोड होने वाली जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिएगा। जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी बताया, तो आप एक बार उनको भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, थैंक्स।